वो कोई इंस्पेक्टर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। वो जनता के सुख दुख में रहने वाला व्यक्ति है वो, और जनता द्वारा चुना गया है। तो उसको तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये विधायक जो हमारा है ये हमारा विधायक है, ये ना लगे कि हाँ ये इससे मिलने में हमको कोई दिक्कत आ रही है। जब कटान शुरू हो जाती है तब हम सहायता शुरू करते हैं। हमको प्लानिंग ये पहले से बनानी पड़ेगी, और ये घटनाएं होने के लिए हमको सचेत होना पड़ेगा। अगर ये सचेत हो जाए तो संभवतः ये घटनाएं न हो और उससे बचाव हो जाए। लेकिन जब ये घटनाएं हो जाती हैं, जनहानि हो जाती है, हमारे ही घर के, हमारे ही लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जब उसका शिकार हो जाते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब प्रशासन और विभाग जागता है, आश्वासन देता है, तब दौड़ भाग शुरू करता है। अगर ये पहले से शुरू कर दे। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हम महासी विधानसभा 285, जो कि महासी विधानसभा के नाम से जाना जाता है, उस विधानसभा में है। और जब यहाँ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो हमें मजनू भैया के नाम से एक नाम सामने आया, लेकिन रियल में नाम क्या है कि देवेश चंद्र मिश्रा आज जिनके साथ में बैठे हैं वो समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, और जहाँ तक ख्याल ये जाता है कि टिकट इन्हीं को मिलेगा। आइए आपको मिलाते हैं देवेश चंद्र मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमसे जुड़ेंगे उन सबका मैं बहुत आभार और नमस्कार करता हूं, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पधारे हैं। देखिए, हम आपका मतलब जब लोगों से यहाँ पूछे तो थोड़ा हमें ये भी पता लगा कि आपके जो पिताजी थे वो शायद यहाँ से विधायक भी थे जी। तो हम एक ये चाहेंगे कि एक सूक्ष्म परिचय आप अपना जरूर बताएं दर्शकों को। मेरा नाम देवेश चंद्र मिश्र मजनू है जी। मैं वर्तमान में समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ जी। और 2016 में हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी जी। इसके पहले हम कांग्रेस में थे जी। पिताजी हमारे कांग्रेस के विधायक रहे हैं जी। मैसी विधानसभा क्षेत्र से भी रहे, फकरपुर विधानसभा क्षेत्र से रहे जी। और जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों जगह से विधायक रहे जी। 2012 में कांग्रेस पार्टी के हम उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैसी से लड़े थे जी। और 32,000 से ऊपर हमको वोट मिले। चुनाव हम हार गए, लेकिन जनता का प्यार मुझे बहुत मिला और काफी अच्छी संख्या में हमको वोट मिले। परिस्थितियां कुछ इस तरीके से थी कि हम चुनाव में सफल नहीं हो पाए, फिर भी जनता जनार्दन का मुझे प्यार मिला जी। यही मेरा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचय के लिए। देखिए, हम ये चाहेंगे कि अभी जो महासी है ये कहीं ना कहीं एक विवादों से घिरा हुआ जिला है। कहीं पर मगरमच्छ ने बच्चे को खा लिया, या फिर सूचना मिलती है यहाँ भेड़िए का भी कुछ महीने पहले यहाँ पर भेड़िए बहुत ज्यादा संख्या में आतंक मचा रहे थे। अभी 1 साल हुआ है जो महाराजगंज का मामला था। तो क्या लगता है ये जो विवादों से घिरा हुआ जो महासी है, इसमें कैसे लोग सर्वाइव करते हैं? अब जो आप भेड़िया वाली समस्या बता रहे हैं जी, तो भेड़िया चूंकि ये घाघरा नदी का पूरा कछार है जी। ये आप यहीं से 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे जी तो घाघरा नदी है जी। विकराल रूप धारण करती है, इस समय तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तमाम कटान प्रभावित क्षेत्र हैं। भेड़िए काफी जंगलों से या बाहर से आके जो गन्ने की फसल है, बड़ा बड़ा गन्ना लगा उसी में छिप जाते हैं जी। और छिप जाते हैं, फिर जब ये बारिश शुरू होती है और बारिश में पानी का भराव होता है तो ये भेड़िया बाहर निकलते हैं और आक्रमण करते हैं। चूंकि हम किसान हैं, किसान का बच्चा, किसान के घर का आदमी जाएगा, उन पे आक्रमण करते हैं जी। सवाल इस बात का है कि भेड़िए तो अपना शिकार करते हैं, लेकिन इनका आतंक इतना है, फिर भी वन विभाग हमारा जो है जिसको हमारी सुरक्षा करनी है जी। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है कि सचेत किया जाए कि ये घटनाएं हो सकती हैं, और ये घटनाएं होने के लिए हमको सचेत होना पड़ेगा। अगर ये सचेत हो जाएं तो संभवतः घटनाएं न हो और उससे बचाव हो जाए। लेकिन जब ये घटनाएं हो जाती हैं, जनहानि हो जाती है, हमारे ही घर के, हमारे ही लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जब उसका शिकार हो जाते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं,
तब प्रशासन और विभाग जागता है, आश्वासन देता है, तब दौड़ भाग शुरू करता है। अगर ये पहले से शुरू कर दे तो बहुत घटना रुकेगी। दूसरी बात, मगरमच्छ की बात आपने कही, मगरमच्छ की भी वही स्थिति है। हम गए थे, वो ठाकुर साहब के जो बच्चा है उनके सामने बेचारा 11-12 साल का बच्चा चला गया। उनके घर भी गए थे, बहुत गरीब परिवार है उनका बेचारे का। तो गए तो वहां भी स्थिति की, वो बेड़न लगाने गए थे, निकल रहे थे, हाथ पैर धुल रहे थे, अब किनारे मगरमच्छ आके खींच ले गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो प्रशासन है उसको सचेत करना चाहिए कि बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है, आप लोग कृपया सचेत रहें। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती, बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन इस चीज को संज्ञान नहीं ले रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ये जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था हमें पहले से करनी चाहिए। इसकी तैयारी नहीं करते। जी जी। दूसरी बात, अभी आपने प्रश्न किया है कि विवादित रहा महाराजगंज भी। जी, परिस्थितियां थी, महाराजगंज में बवाल हुआ जी, लेकिन अब वर्तमान में तो जैसा आप भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं जी, सामान्य स्थिति है, भाईचारा काम है जी, सभी लोग एक साथ बैठ रहे हैं और सब सौहार्दपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अच्छा, एक छोटे संदर्भ में जरूर जानना चाहेंगे कि विवाद हुआ क्या था उस वक्त, बहुत सुर्खियों में था, तो अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करें। विवाद का कारण जो हमको सुनाई पड़ा, क्योंकि हम तो मौके पे थे नहीं जी, कि कोई गाना वाना बजाने के लेकर हुआ जी, और दोनों पक्षों में बातचीत या जो भी बढ़ी जी जी, और इसके बाद परिणित उसकी हत्या तक पहुंच गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा वो जी, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई इस तरह का मामला है जी। आप ये माने कि हर जात और हर धर्म में न सब बुरे होते हैं जी, न कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कुछ तत्व होते हैं, उन तत्वों की वजह से जो भी हो जाए घटना, लेकिन जो समाज का ज्यादातर वर्ग है, ज्यादा जिनकी संख्या है, वो चाहे जिस वर्ग के लोग हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई विवाद हो। वो चाहते हैं कि अमन शांति भाईचारा कायम रहे, और वो अमन भाईचारा शांति कायम दिखाई पड़ रही है, और सौहार्दपूर्ण जीवन हम लोग जी रहे हैं इस समय महाराज। अगर आपको पार्टी टिकट दे रही है जी, तो आपका प्राथमिक नैतिक काम क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा? पहला काम तो अभी आपने बहुत अच्छी बात कही है, जो भेड़िया और बाढ़ वाली बात आपने कही है जी। हमारा तो सबसे बड़ी समस्या यही है, बाढ़ की समस्या जो आप बताए हैं जी जी। आप समझ लीजिए कि ये बेहड़ा के पश्चिम से लेकर और फिर संगवा समदा तक आप चले जाएंगे, इसके बाद कैसरगंज वगैरह भी क्षेत्र इसमें है, ये बेहद बाढ़ग्रस्त इलाका है जी, और कटान प्रभावित क्षेत्र है जी। इसमें इतनी बड़ी समस्या होती है कि हमारा जो भाई वहां रहता है, जितने भी हमारे वहां पे नागरिक हैं जी जी, उनको इतनी पीड़ा होती है कि उनकी फसल भी कट जाएगी, उनके मकान भी कट जाएंगे, फिर उनके रहने के लिए समस्या कि मकान उनके कट गए हैं तो कहाँ रहेंगे जाके, तो अपने बाल बच्चों को लेकर तंबू तानते हैं, प्लास्टिक का वितरण होता है, उसमें वो रहते हैं। इसके लिए भी प्रशासन को पहले से सचेत रहना चाहिए कि हाँ, इस तरीके से हम कोई एक सामुदायिक व्यवस्था दें जिसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा के निवास करें और उनका जीवन सुरक्षित हो सके। भाई बांध की सुविधाएं उपलब्ध है, बांध बनवाना चाहिए ना, बांध बनवाना चाहिए पक्का, और नदी के किनारे बांध बन जाए। दूसरी बात, एक बात इसमें और समस्या आती है कि यहाँ भी जब कटान शुरू हो जाती है तब हम सहायता शुरू करते हैं। हमको प्लानिंग ये पहले से बनानी पड़ेगी। हमको तो एक बात लग रही है, कहीं ना कहीं ये जो आप कहे कि बाढ़ जब शुरू होता है तो फिर सहायता, कहीं ना कहीं ये फोटोगिरी वाला काम हो रहा है ना, कि फिर जब बाढ़ आएगी तब हमको फोटो भी डालना पड़ेगा, तो बाढ़ आए उसके बाद हम जाए ना कि भाई बाढ़ मर रहे हैं लोग तो हम मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फोटो से अच्छा मैसेज जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर पहले से हम कर लें और पहले से हम व्यवस्था उनकी कर दें जी, और प्रशासन ध्यान दे दे, चूंकि ये बड़ा काम है, ये प्रशासन और शासन स्तर की चीजें हैं जी, ये अगर शासन और प्रशासन पहले से व्यवस्था कर ले तो ये स्थिति भी नहीं आएगी। अरे फोटो तो हम कभी भी खिंचा सकते हैं जी, लेकिन उनके जीवन पे फोटो खिंचाना उचित नहीं कि हम उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके फोटो खिंचाएं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था पहले से बननी चाहिए, सक्षम अधिकारियों को, जिले के प्रशासन को और शासन को संज्ञान में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री, उनको भी मालूम है कि ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाका है, पूरा नानपारा बलहा से आप शुरू कीजिए कैसरगंज तक, ये पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो इसके लिए पहले से व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति होती है, कटान में होते हैं, डूबते हैं लोग, कुछ आदमी मकान यहाँ छोड़ के फिर कहीं दूर दूर 10-10 किलोमीटर चले जाते हैं, तो बड़ी समस्याओं में उन जीवन जी रहे हैं सब लोग जी। अभी करीबन 10 साल से यहाँ बीजेपी का विधायक जी, आपको क्या लगता है कि सब सिर्फ बहसबाजी होती है, जो जमीनी स्तर पे काम होता है कि नहीं होता है? आप ये समझ लीजिए जी, विधायक जनप्रतिनिधि होता है जी, जनता का सेवक होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है जी, और विधायक को
जनता के बीच में रहकर और जनता के साथ उनके दुख सुख में रहना चाहिए। विधायक कोई वो तानाशाह नहीं हो सकता है, जी जी, वो कोई इंस्पेक्टर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। वो जनता के सुख दुख में रहने वाला व्यक्ति है वो, और जनता द्वारा चुना गया है। तो उसको तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये विधायक जो हमारा है ये हमारा विधायक है, ये ना लगे कि हाँ ये इससे मिलने में हमको कोई दिक्कत आ रही है। हम हमारी सोच यही रहती है कि जो जनप्रतिनिधि है उसको जनता के बीच में रह के, जनता के सुख दुख में रह के और जनता के हित में कार्य करना चाहिए, बाकी कोई इंस्पेक्टर बन के काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं दिख रहा। आप क्या जमीनी स्तर पे देखेंगे? जो कुछ रोडें हैं बनी हैं और जो कुछ बिगड़ी हैं, अब आप उसको देखेंगे, स्वयं जाके उसका मूल्यांकन करेंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आखिर 2012 से 17 में यहाँ सपा का विधायक था जी, तो उसके बाद कौन सी ऐसी गलती हुई कि 2 बार उनको अपनी सीट यहाँ से गंवानी पड़ी? 12 से 17 में सपा का विधायक नहीं था। हाँ, 12 से सपा में विधायक नहीं था। हाँ। समाजवादी 12 में चुनाव तो हम भी लड़े थे जी, हम कांग्रेस से लड़े थे जी, और समाजवादी पार्टी से श्री राजेश तिवारी जी को टिकट मिला था, वो भी हार गए थे जी। उसमें बसपा का विधायक यहाँ हुआ था। अच्छा, बसपा का? हाँ, श्री सुरेश्वर सिंह जी। मतलब यहाँ पे करीबन सपा का विधायक कब से नहीं है? यहाँ बहुत दिन से नहीं है, 7 से पहले ये सब रहे हैं। अच्छा, इसके नहीं है, क्योंकि परसीमन के पहले की यहाँ की स्थिति दूसरी थी, और जब परसीमन हो गया है क्षेत्र का तब ये भौगोलिक स्थिति यहाँ की बदल गई जी। तो समाजवादी पार्टी का तब से विधायक यहाँ कोई नहीं हुआ, लेकिन 2 बार से यहाँ हारे हैं चुनाव जी। हाँ, एक मरतबे गठबंधन से जो 2017 में हुआ तो श्री अली अकबर पप्पू जी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और वो सफल नहीं हो पाए, और 2022 में श्री कृष्ण कुमार ओझा जी प्रत्याशी घोषित किए गए, वो भी नहीं सफल हुए, भारतीय जनता पार्टी सफल हुई थी। मतलब ये कह सकते हैं कि 2 बार सफलता भाजपा को नहीं लगातार मिली है जी जी। हाँ, अच्छा, कारण क्या रहा होगा कि इस कारण से हम यहाँ पर चुनाव हार गए? अब 12 से 17 तक माननीय अखिलेश जी गवर्नमेंट थी, माननीय अखिलेश जी की जी, विकास का कार्य उन्होंने किया जी। हमको तो ये लगता है कि सबसे मैसी क्षेत्र के लिए या पूरा बहराइच और यहाँ सीतापुर से जोड़ने के लिए, दिल्ली तक जोड़ने के लिए जो चलाई घाट का पुल है अखिलेश जी ने दिया है, बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ी परियोजना थी जी। हमारा जो हमारे नेता हैं जी, वो बहुत दूरदृष्टि से देखते हैं कि कैसे हम विकास की धारा बहाएंगे जी। तो उन्होंने ये दिया, काम किया। यासर शाह साहब उस समय हमारे परिवहन मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री भी के रूप में काम किए जी। आपको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में शायद 5, 7, 10 जनपद हो गए जो रोडवेज बस अड्डे बने हैं, उसमें एक बहराइच जनपद है जी। और हमारे क्षेत्र में ऐसी विधानसभा में कम से कम 5 पावर हाउस, नए पावर हाउस बनवाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में माननीय यासर शाह साहब ने किया। तो विकास का काम तो किया, लेकिन अब जनता का फैसला है, जनता परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन उसने किया। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना जाता है, मासी विधानसभा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र जी, तो क्या लगता है कि इस विधानसभा मतलब 2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो उस विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण का झुकाव किस तरफ होगा? हमको तो लगता है कि ब्राह्मण का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर है। कारण है कि ब्राह्मण भी बहुत पीड़ित किया गया जी। आप कहीं भी देख लीजिए, हर समय दबाने की इसको कोशिश की गई, और ब्राह्मण भी जागृत हुआ है, जागा है ब्राह्मण। ब्राह्मण कहीं ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण किसी पार्टी का कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं, वो भी विवेकवान है। तो अगर विवेकवान है तो, और हमको लग भी रहा है कि जो हमारे नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके जो विचार हैं, जैसे पीडीए की बात वो करते हैं जी जी, तो पीडीए के साथ वो पंडित की भी बात करते हैं जी, पीडीए के साथ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और पीडीए के बाद सबसे बड़ी बात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है कि जहाँ प्रेम हो, दया हो, अपनापन हो, वो पीडीए है। और ब्राह्मण तो सबके सुख की कामना करता है, बिल्कुल, ब्राह्मण सबके कल्याण की कामना करता है। तो ब्राह्मण के दिल में है कि हम माननीय अखिलेश यादव जी का कल्याण करेंगे और समाजवादी पार्टी का कल्याण करेंगे। अच्छा, हम जब क्षेत्र में हम गए, क्षेत्र में हमने भ्रमण किया, लोगों से सर्वे किया, लोगों से पूछा, हर चीज जानकारी ली, तो आपके लिए एक प्रेम भरा नाम निकल गया है, मजनू भाई। आपको प्रेम से मजनू बुलाते हैं जी। तो ये मजनू भाई और मजनू नाम कहाँ से निकल गया है, कब से ये नाम? मजनू नाम आदरणीय सब परिवार वालों ने रख दिया जी, और अब घर का ये नाम था, लेकिन लोगों की जो मोहब्बत थी जी,
और सच बात तो ये है कि पूरे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्तिगत हमारा दुश्मन भी हो जी, लेकिन वो भी ये कहता है कि नहीं मजनू सुखी रहे। अच्छा, तो ये छोटी बात नहीं है, नहीं छोटी बात, ये छोटी बात नहीं है। उसके मन में भी वही जो पीडीए हमारे नेता कह रहे हैं कि प्रेम दया अपनापन, तो क्षेत्र की जनता का भी हमारे प्रति प्रेम दया अपनापन है जी। और हमारा भी, हम यही कोशिश करते हैं, चूंकि हम कोई सत्ता में है नहीं, कोई हमारे पास पद नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्षेत्र में रहें, जनता के बीच रहें। केवल चुनाव के टाइम हम जनता के बीच न रहें, बल्कि निरंतर 12 से चुनाव हम लड़े हैं, 12 के बाद लगातार समय निकालते हुए हम सबके सुख दुख में शामिल होने का प्रयास करते हैं। और ये जब तक जीवन है तब तक ये कार्य जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारे स्वर्गीय पिता पंडित रामहर्ष मिश्र, वो हमारे पिता हैं, वो भी ये कहा करते थे कि जनता से बढ़कर कोई नहीं, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है जी। चुनाव आते हैं जाते हैं, पद आते हैं जाते हैं, लेकिन जनता के बीच में उनकी अगर स्नेह मोहब्बत आपको मिलेगी तो लोग मजनू का नाम जरूर याद रखेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि मजनू जो हैं केवल चुनाव तक सीमित न रहे, सबके मजनू प्रिय बने रहे, और मजनू भी ये कोशिश करेंगे कि सबका सम्मान और सबका साथ देने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए आप ही की पार्टी का कोई नेता हो जो भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त हो, तो क्या पार्टी के दबाव के बावजूद भी आप उसके खिलाफ बोलना पसंद करेंगे? अगर कोई हमारे पार्टी का नेता है इस तरीके से और भ्रष्टाचार में लिप्त है, जहां जनता को कष्ट हो रहा है, तो बोलना तो पसंद करना है, पसंद तो किया ही जाएगा जी। हाँ, मतलब खुलकर बोलेंगे उसके खिलाफ? क्यों नहीं बोलेंगे? कारण ये कि भ्रष्टाचार को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो फिर सच्चा कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है वो जी। हाँ, एक प्यारा सवाल कि अभी मान लीजिए आपसे जो यहाँ के प्रेजेंट के विधायक हैं सुरेश सिंह, वो मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? तो रिएक्शन क्या रहेगा? जैसे वो हमसे मुलाकात करने के आएंगे पहली बात, और अगर सड़क पे निकल रहे हैं, मुलाकात होगी तो रिएक्शन क्या रहेगा? नमस्कार हुआ अपना चले गए। भाई सदन में सभी मिलते हैं, आप देख लीजिए, दिल्ली में हो चाहे यहाँ पे हो, तो एक सामाजिक और एक संवाद, नमस्कार, अभिवादन एक सामान्य प्रक्रिया है, उसमें तो कोई नहीं। विचार हमारे अलग अलग हैं, विचार हम कुछ नहीं, हम हर मुद्दे पे जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी बीजेपी पे कई आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार हमारे टाइम से ज्यादा और बढ़ गया है, लेकिन एक जो बीजेपी बहुत बड़ा आरोप लगाती है कि समाजवादी के टाइम, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम गुंडा राज था। क्या लगता है कि उस वक्त का गुंडा राज और आज का जो भ्रष्टाचार है वो दोनों सेम है या फिर इसमें डिफरेंट है? गुंडा राज तो हमको इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता जी अपने कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए या अपने कार्यकर्ताओं पे हो रहे जुल्म को जी बर्दाश्त नहीं करते थे। उनकी बात वो नियमानुसार मर्यादा में रह के जी उठाते थे और अधिकारियों से पूरा करवाने की कोशिश करते थे। ये नहीं था कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार है तो आपको ये करना ही है। भाई कोई अगर दोषी है तो आप उसको चाहे जो दंड दें, लेकिन अगर किसी निर्दोष को अगर जेल भेजा जा रहा है, निर्दोष को प्रशासन के द्वारा तंग किया जा रहा है, तो हर समाजवादी उस समय जुटता था और ये कहता था कि निर्दोष को आप नहीं फंसावेंगे। अब उसको आप गुंडाई कह लीजिए या अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लेकर लड़ाई कह लीजिए, हम तो यही कहेंगे वो सम्मान के अपने पार्टी के लोगों के और अपने जो अपने लोग थे उनका अहित न हो इसलिए वो लड़ाई लड़ते थे। परिभाषित आप किसी तरीके से कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि अभी आप यहाँ के विधायक निर्वाचित होकर जनप्रतिनिधि सदन में जाते हैं जी, तो करीबन 10 दिन के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं, 10 दिन के भीतर शपथ लेने के 10 दिन बाद तक आपका सबसे पहला और सबसे प्रमुख काम क्या होगा? देखिए, अभी आपसे हम यही कहेंगे जी कि चूंकि हम न घोषित प्रत्याशी है जी, न हमको कहीं से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है जी, ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है जी कि किसको प्रत्याशी बनाते हैं जी, किसको लड़ाते हैं जी। लेकिन अगर ये मौका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जी
हम पर भरोसा करके हमको ये दिया गया, ये निर्णय उनका है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको टिकट मिले तब भी हम पार्टी के कार्यकर्ता वो इसी तरीके से काम करेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तब भी हमको करना है। लेकिन अगर पार्टी नेतृत्व हमको ये मौका देती है तो हम सबसे पहले अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की सेवा, शिक्षा की सेवा और जो ये बाढ़ वाली कटान की समस्या है 10 दिन के अंदर इस पे व्यवस्था कराने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। जी।